नमस्कार, एबीपी न्यूज के खास शो मोदी ट्रैकर के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। इस शो में हम प्रधानमंत्री मोदी के हर काम की समीक्षा करते हैं, हर कदम पर नजर रखते हैं और आज बात करने जा रहे हैं देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे की, नौकरी। इस बात पे कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के युवाओं से रोजगार को लेकर, नौकरियों को लेकर जो वादा किया था, उस वादे पर वो खरे नहीं उतरे हैं। आखिरकार मोदी सरकार नौकरी देने के मोर्चे पर विफल क्यों रही, आज इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बात सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ की, जिसको लेकर विरोध जमीन पर हो रहा है, हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। आखिरकार युवाओं को रोजगार देने वाली ये योजना सरकार पर उल्टी क्यों पड़ गई है? सेना में सैनिकों की भर्ती की अग्निपथ योजना के खिलाफ कई राज्यों में बवाल हो रहा है। बिहार, यूपी और तेलंगाना में ट्रेनें चलाई गई हैं। कई राज्यों में वाहन जलाए और तोड़े गए हैं, पत्थरबाजी की गई है। अफसोस की बात यह है कि हिंसा वो लोग कर रहे हैं जो सेना में भर्ती के लिए बेताब हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि सेना में जाना और सैनिक बनना मात्र एक सरकारी नौकरी नहीं है। सैनिक देश के रक्षक होते हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए जान दे देते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ऐसे लोग सेना में भर्ती होने लायक भी हैं? सवाल ये है कि इन नौजवानों के लिए क्या सेना की नौकरी भी दूसरी सरकारी नौकरी की तरह ही है, जहां पर लोग अच्छी सैलरी, पेंशन और सुविधाओं के लिए ही आते हैं? अगर इस तर्क को मान भी लिया जाए तो हिंसा को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि इससे नुकसान देश की संपत्ति के साथ साथ इन युवाओं का भी है। अग्निपथ स्कीम को लेकर इस तरह की हिंसा होगी, इसका अंदाजा सरकार को भी नहीं था। दरअसल पिछले कुछ सालों में सेना में भर्तियां रुकी हुई थी, जिसे लेकर सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे। पूछने वालों में कई युवा थे जिनके लिए सेना में भर्ती जीवन का बड़ा सपना और नौकरी का महत्वपूर्ण जरिया होता है। 14 जून को जब सरकार ने सेना में भर्ती की नई रूपरेखा बताई तो कई युवाओं को ये बात पसंद नहीं आई। सरकार के मुताबिक अग्निपथ योजना के तहत नए अग्निवीरों की उम्र 17.5 से 21 साल के बीच होगी। इस साल कुल 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी और उनका वेतन 30 से 40,000 रुपए प्रति माह के बीच होगा। खास बात यह है कि पहले जो कार्यकाल कम से कम 15 साल का होता था, वो अब सिर्फ 4 साल का ही होगा। भर्ती किए गए सिर्फ 25% युवाओं को ही भारतीय सेना में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जबकि बाकी को नौकरी छोड़नी होगी। 4 साल बाद जो अग्निवीर रिटायर होंगे, उन्हें करीब 12 लाख रुपए की राशि भी मिलेगी, लेकिन उन्हें किसी तरह की पेंशन नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि 4 साल के बाद ये अग्निवीर कहां जाएंगे? सेना का भी रोजगार का एक वो नहीं था कि वहाँ पे बहुत सारे लोग रोजगार लेते हैं। सेना और बाकी फोर्सेस में रोजगार मिलता है, लेकिन शर्तों पर मिलता है। उसके लिए बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं। इसके अंदर भी वो सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और उसके बाद अगर आप अच्छा करेंगे तो आप में से 25% जो है वहाँ पर रिटेन किए जाएंगे। बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें। शनिवार को रक्षा मंत्रालय ने यानी रक्षा मंत्री ने इस बात की घोषणा की कि जो रक्षा मंत्रालय है उसमें जो सिविल जो एम्प्लॉइज हैं यानी कि जो सिविल नौकरियां हैं उसमें 10% जो आरक्षण होगा यानी कोटा होगा वो इन अग्निवीरों के लिए होगा। इसके अलावा जो इंडियन कोस्ट गार्ड है यानी कि तटरक्षक बल है और साथ ही जो डिफेंस पीएसयू है यानी कि रक्षा मंत्रालय के अधीन जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, 16 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, इन सब में 10-10% जो है आरक्षण इन अग्निवीरों के लिए होगा। ये है बिहार के जहानाबाद में सेना में भर्ती के लिए ट्रेनिंग लेने आए प्रशांत और अनवर अंसारी। प्रशांत नालंदा के रहने वाले हैं और अनवर अरवल कुर्था के। दोनों की चाहते हैं कि वो सेना में शामिल हों।
लेकिन सरकार की अग्निपथ योजना से वो निराश हैं। इन्हें अभी से चिंता सताने लगी है कि 4 साल की नौकरी के बाद ये क्या करेंगे। उसके बाद तो बेरोजगार हो जाएंगे हम लोग, और इसमें पेंशन नहीं है तो मम्मी पापा जो अति करते हैं, कष्ट करके यहाँ भेजे हैं, तो उनका तो एहसान नहीं रहेगा। युवाओं का सवाल है, मेरी यह राय है कि उनको ये स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और जरूरी है। अग्निपथ योजना की सबसे बड़ी आलोचना उसके 4 साल के कार्यकाल को लेकर हो रही है। हालांकि इसको लेकर भी राय बटी हुई है। कुछ लोग इसे सही मानते हैं और कुछ लोग इसे सही नहीं मानते हैं। बात सिर्फ सेना को युवा बनाने की नहीं है, बल्कि सेना के खर्च में कटौती करने की भी है, क्योंकि अभी रक्षा बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सैलरी और पेंशन में खर्च हो जाता है, जिसके चलते सेना का आधुनिकीकरण और हथियारों के खर्च में कटौती भी करनी पड़ती है। और दूसरी बात ये कि मॉडर्न वॉरफेयर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होने लगा है, जिसके चलते फौज में एक बहुत बड़ी संख्या में जवानों को लेकर भी सवाल खड़े होते रहते हैं। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक भारतीय सेना में 68% उपकरण पुराने हैं, 24% उपकरण आज के और 8% स्टेट ऑफ द आर्ट कैटेगरी के हैं। वजह साफ है, साल 2021-22 में रक्षा बजट का 54% तनख्वाहों और पेंशन पर खर्च हुआ था, 27% कैपिटल खर्च पर यानी नए कामों को अंजाम देने में, बाकी का खर्च स्टोर, उपकरणों की देखभाल, सीमा पर सड़कें, रिसर्च प्रबंधन पर हुआ। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले 10 सालों में रक्षा पेंशन पर खर्च में 12% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि रक्षा बजट में औसत बढ़ोतरी 8.4% की है। पेंशन सेव करने के 2 एम हैं अग्निपथ लगाने के। एक तो यंग प्रोफाइल होना चाहिए फौज का, और दूसरा जो पेंशन है उस बिल में थोड़ा सेविंग की जाए ताकि ये मॉडर्नाइजेशन के ऊपर लगाया जा सके। सरकार से यही एक निवेदन है कि थोड़ा सा 2-3 महीने ले लीजिए, स्कीम को अच्छी तरह देखिए। इस स्कीम पे ओवरऑल कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीएम मोदी जानते हैं युवा वोटर उनके लिए कितना जरूरी है। अगर वो गुस्सा हो गया तो फिर बनी बनाई बात बिगड़ सकती है। यही वजह है कि आने वाले 18 महीनों में मिशन मोड में सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है 10 लाख सरकारी नौकरियां सरकार की तरफ से दी जाएंगी। अब सवाल यह कि आखिरकार इतनी जल्दबाजी में यह फैसला क्यों किया गया? तो बहुत साफ है तस्वीर कि सरकार की नजर जो है वो 2024 लोकसभा चुनाव पर है। लेकिन क्या इससे समस्या सुलझ जाएगी? मोदी सरकार की इस हफ्ते की सरकार की घोषणा ऐसे वक्त आई है जब देश में नौकरी का न मिलना एक बड़ी समस्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली संस्था CMIE के मुताबिक भारत में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है, क्योंकि जिस दर पर लोगों को नौकरी की जरूरत है, रोजगार उस तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं। उनके मुताबिक कोविड के सबसे बुरे काल में जहां भारत में बेरोजगारी दर 25% तक पहुंच गई थी, अभी ये दर 7.3% है। शहरी इलाकों में लंबे समय से 15 से 29 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर 20% से ऊपर मंडरा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री की अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों की मंत्रालयों और डिपार्टमेंट की भर्ती की घोषणा को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है कि 10 लाख सरकारी भर्तियां अगले 18 महीने में पूरी की जाएं, ताकि जिन जिन विभागों में कोई पद खाली है उनको भरने का काम भी किया जाए और देश के लाखों युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरियां मोदी सरकार 18 महीने में भरने जा रही है। तो मैं इसको इलेक्शन पॉलिटिक्स से ज्यादा इस तरह से देखता हूं कि मोदी सरकार का जो एजेंडा था, जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का एजेंडा था, जो देश की अर्थव्यवस्था की बेहतरी का एजेंडा था, उसको पूरा करने के लिए जरूरी है। चुनाव जीतने के लिए तो बहुत सी दूसरी चीजें भी होती है जो काम करती है। सरकार इस समय बड़ी दुविधा में है। एक तरफ तो सरकार की मंशा सैलरी और पेंशन को कम कर टैक्स पेयर के पैसे को ज्यादा से ज्यादा विकास कार्यों में लगाने की है, तो दूसरी तरफ 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देने का वादा भी सरकार कर चुकी है, और इन 10 लाख नौकरियों की सैलरी का खर्च भी सरकार के राजस्व को ही उठाना पड़ेगा, जो कि एक विरोधाभासी लगता है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सरकारी खर्च को ज्यादा बढ़ाए बिना ही ज्यादा से ज्यादा नौकरी का संतुलन कैसे बनाया जाए।
मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों में केंद्र की नौकरियों में लगातार कटौती की है। सरकार की एनुअल रिपोर्ट ऑन पे एंड अलाउंसेस की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के विभागों में 2013 में रिक्त पद करीब 16% थे, जो कि 2020 में बढ़कर 22% हो गए। अगर अलग अलग मंत्रालयों की बात की जाए तो रेलवे में 2020 तक 2,37,295 पद खाली थे, यानी 16% पद। गृह मंत्रालय में 1,28,842 पद, यानी 12% पद रिक्त थे। रक्षा मंत्रालय में 2,47,502 पद, यानी 39% पद खाली थे। ये पद सेना से अलग सिर्फ मंत्रालय के हैं। डाक विभाग में 90,050 पद, यानी 34% पद खाली थे और सबसे ज्यादा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 76,327, यानी 47% पद खाली थे। अगर सरकार के सभी विभागों को जोड़ लिया जाए तो 2020 तक करीब 9 लाख पद खाली थे। बीजेपी सांसद वरुण गांधी के मुताबिक देश में केंद्र और राज्यों को मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा पद खाली हैं। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ दिन पहले वरुण गांधी के हवाले से ये आंकड़ा भी गिनाया। हर फैसले के बारे में कहा जा सकता है ये चुनाव के लिहाज से किया गया है, लेकिन इस वस्तुस्थिति ये है कि देश में बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रही है और ऐसे में अगर सरकारी पद खाली पड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से सरकार की बदनामी ही होने वाली है। इसमें देश में कितने लोगों को नौकरी मिली है, इसे लेकर जो डेटा है उस पर विवाद बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि जो डेटा EPFO देता है वो सबसे विश्वसनीय है। सरकार के मुताबिक कोविड काल में भी लोगों को काफी नौकरियां मिली हैं। साल 2021 में लगभग 1,20,00,000 नए EPFO के पैरोल पे जुड़े और ये हम न भूले ये सारे फॉर्मल जॉब से, मैं इनफॉर्मल की बात नहीं कर रहा, फॉर्मल जॉब से, और इनमें भी 60-65 लाख 18 से 25 साल की आयु के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उम्र पहली जॉब की है, यानी पहली बार जॉब मार्केट में उनकी एंट्री हुई है। इतना तो तय है कि सिर्फ सरकारी नौकरियों के भरोसे देश के युवाओं की जो रोजगार की समस्या है वो हल नहीं हो सकती है। इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है उस प्राइवेट सेक्टर को बड़े भाई की भूमिका निभानी ही होगी। लेकिन क्या जितने रोजगार की प्राइवेट सेक्टर से उम्मीद की जाती है उतना रोजगार प्राइवेट सेक्टर से आ पा रहा है? और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो फिर दिक्कत कहां है? क्या दिक्कत स्किल्ड लेबर की कमी है? ये हैं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के रहने वाले संजय ठाकुर। संजय ठाकुर यहाँ के युवा किसानों में से एक हैं। वे काफी साल से अपने 7 एकड़ के खेत पर खेती करते थे, लेकिन खेती के मौसम की मार पड़ने की वजह से इन्हें अक्सर नुकसान उठाना पड़ता था। आखिरकार इन्होंने खेती छोड़कर पैथोलॉजी लैब चलाने की ट्रेनिंग ली और एक लैब खोल ली। इनके मुताबिक गांव के दूसरे किसान भी ऐसा ही कर रहे हैं। युवाओं ने उस समय खेती मेरे साथ शुरू की थी, लेकिन आज जब मैं उनसे बात करता हूं तो लगभग सभी ने खेती छोड़ दी या जो उन्नत खेती की बात थी उसको छोड़ दिया और वो सारे अब दूसरे तरह के बिजनेस में लग गए हैं। दरअसल देश की एक बड़ी आबादी अनस्किल्ड है, यानी कि उनके पास कोई विशेष हुनर नहीं है। ऐसे में उन्हें खेती मजदूरों से हटकर इंडस्ट्री या फॉर्मल सेक्टर में नौकरी देना मुश्किल होता है। सरकार ने इस दिक्कत को समझते हुए देश के करोड़ों युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए स्किल इंडिया जैसे कई कार्यक्रम चलाए हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाओं के तहत साल 2018-19 में 20,40,000 लोगों को ट्रेनिंग दी गई। 2019-20 में 45,65,000 लोगों को ट्रेनिंग मिली और 2020-21 में 19,61,000 लोगों को ट्रेनिंग दी गई। कुल मिलाकर सरकार ने 2021 तक 85,66,000 लोगों को ट्रेनिंग दी है। इसके अलावा ITI के जरिए पिछले 3 सालों में सरकार ने 40,24,000 जन शिक्षण संस्थान स्कीम के तहत 9,42,000, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत 6,60,000 लोगों को ट्रेनिंग दी है। आज ये जरूरी है कि लर्निंग आपकी अर्निंग के साथ ही रुके नहीं। आज दुनिया में स्किल्स की इतनी डिमांड है कि जो स्किल्ड होगा वही ग्रो करेगा। ये बात
व्यक्तियों पर भी लागू होती हैं और देश पर भी लागू होती हैं। देश में प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए स्किल्ड लेबर की जरूरत है। बिना स्किल के प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पाना मुश्किल है। प्रधानमंत्री खुद कई बार कह चुके हैं कि देश के युवाओं को सरकार की तरफ नहीं, प्राइवेट सेक्टर की तरफ देखना चाहिए। वेल्थ क्रिएटर भी देश को जरूरी होते हैं, तभी तो वेल्थ बांटेंगे। गरीब तक वेल्थ बांटेंगे कहां से, रोजगार देंगे कैसे? और सब कुछ बाबू ही करेंगे। आईएएस बन गया मतलब वो फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया तो वो केमिकल का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया वो हवाई जहाज भी चलाएगा। ये कौन सी बड़ी ताकत बना के रख दी है हमने? बाबुओं के हाथ में देश दे करके हम क्या करने वाले? सरकार भी जानती है कि वो सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। इस सच्चाई को समझते हुए सरकार ने स्वरोजगार का नारा दिया। मतलब ये कि हर व्यक्ति नौकरी मांगने की बजाय खुद अपना रोजगार करे, आत्मनिर्भर बने। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? इस मोर्चे पर आखिर कितनी सफलता मिल पाई? स्वरोजगार के मोर्चे पर भारतीय कितना आगे बढ़ पाए, ये जानिए। ये है फिजिक्स वाला नाम का ऐप चलाने वाले अलख पांडे। ये 11वीं और 12वीं के छात्रों को आईआईटी की तैयारी के लिए फिजिक्स पढ़ाते हैं। अलख पांडे देश के उन युवाओं में हैं जिन्होंने किसी से नौकरी मांगने की बजाय खुद का काम करने की सोची। आज वो एक यूनिकॉर्न कंपनी के मालिक हैं, यानी उनकी कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन यानी करीब 8,000 करोड़ रुपए की हो गई है, वो भी सिर्फ 2 साल में। आज वो अपने संस्थान में कई लोगों को नौकरी दे रहे हैं। अभी ऐसा है कि वी आर ऑनलाइन फर्स्ट, हम ऑनलाइन को प्रमोट करते हैं क्योंकि वो हर बच्चे तक पहुंच सकती है, क्योंकि वो अफोर्डेबल है। तो हमारा तो प्राइम वही है, पर क्योंकि हमारे बहुत से बच्चे, मैंने कहा ना, हम लोग वही करते हैं जो बच्चे कहते हैं। बच्चों ने डिमांड किया ऑफलाइन भी चाहिए, तो आज हम लोग 20 ऑफलाइन सेंटर भी लेके आ गए। तो कुल हम लोग इस टाइम 13,000 ऑफलाइन बच्चे पढ़ा रहे हैं और 10 लाख ऑनलाइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि देश के लोगों को स्वरोजगार की तरफ ध्यान देना चाहिए। केंद्र सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा लोन समेत कई योजनाएं तैयार की हैं, ताकि युवा उद्यमियों को अपना कारोबार शुरू करने में मदद मिल सके। यूनिकॉर्न कंपनियां स्वरोजगार की बड़ी मिसाल के तौर पर सामने आ रही हैं। इस वक्त देश में 100 यूनिकॉर्न कंपनियां बन चुकी हैं, जिनमें करीब 3,80,000 लोगों को नौकरी मिली है। ऐसा अनुमान है कि 2025 तक देश में 250 यूनिकॉर्न होंगे, जिसमें करीब 9,50,000 लोग काम करेंगे। अगर भारत में 1 करोड़ नौकरियां पैदा करनी है, तो इस तरह के 2600 यूनिकॉर्न पैदा करने होंगे। इसी प्रकार का आत्मविश्वास आज भारत के स्टार्टअप्स में है। आज यूनिकॉर्न्स नए भारत की पहचान भी बन रहे हैं। रोजगार को लेकर इतना हल्ला इसलिए मच रहा है क्योंकि बिना रोजगार के देश को सुपर पावर बनाना असंभव है। सुपर पावर बनाना तो दूर की बात है, अगर देश की युवा वर्कफोर्स के पास काम नहीं होगा तो फिर जिंदगी का गुजारा कैसे होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बार बार जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की जाती है, फायदे की बात की जाती है, फिर वो कैसे मिलेगा? तो आखिरकार दिक्कत कहां है? जिस देश के पास जितनी युवा जनसंख्या है, उसके सामर्थ्य को उतना ही बड़ा माना जाता है, उसकी संभावनाओं को उतना ही व्यापक माना जाता है। लेकिन भारत के युवाओं के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्य भी है, उनका डेमोक्रेटिक डिविडेंड भी अतुलनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की युवा आबादी को ध्यान में रखते हुए डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाने का कई बार जिक्र किया है, लेकिन दिक्कत यह है कि इसका फायदा हम उठा नहीं पा रहे हैं। CII की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पर्याप्त नौकरियों और जरूरी स्किल्ड लेबर के अभाव में देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड एक बोझ भी बन सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 से लेकर 2050 के बीच भारत में 15 से 64 साल के कामकाजी उम्र वाले समूह में 18 करोड़ नए लोग जुड़ जाएंगे। इसमें 2020-30 के बीच कामकाजी उम्र समूह में 10 करोड़ लोग जुड़ेंगे। फिर 2030-40 में ये संख्या घटकर 6 करोड़ और उसके बाद 2040-50 के बीच 2.1 करोड़ हो जाएगी। 2050 के बाद भारत की कामकाजी उम्र समूह की आबादी घटने लगेगी। रोजगार एक ऐसा विषय है जिस पर घंटों, हफ्तों या यूं कहें कि महीनों चर्चा हो सकती है। ये मुद्दा इसलिए अहम है क्योंकि रोजगार के हल हुए बिना रोटी, कपड़ा, मकान ये समस्याएं हल नहीं हो सकती।
और जब तक ये समस्या हल नहीं होगी, देश मजबूत नहीं हो सकता। अब लोग जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लार्जर देन लाइफ फिगर के तौर पर देखते हैं, इसीलिए उनसे उम्मीदें भी देश को बहुत ज्यादा हैं। तो सवाल यही कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की इन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? मोदी ट्रैकर में आज के लिए इतना ही। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।